गुड इवनिंग एवरीवन। सो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, आज थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे कोविड-19 के ऊपर, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं चारों तरफ इसके केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कब थमने का नाम लेगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनको भी या उनकी फैमिली में भी कई लोगों को कोविड-19 हो गया है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप में से कोई बताएगा कि आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को कोरोना का आक्रमण होता है तो उसकी गंध और उसका स्वाद क्यों चला जाता है? क्या आप जानते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि जब भी हमारे शरीर पर कोरोना वायरस का आक्रमण होता है तो हमारा स्वाद क्यों चला जाता है, हमारी गंध क्यों चली जाती है? क्या स्प्लीन का संबंध हमारे स्वाद और गंध दोनों से है? क्या लंग्स का संबंध हमारे स्वाद और गंध दोनों से है? क्या जिस व्यक्ति को लंग कमजोर होते हैं उसका स्वाद क्या चला जाता है? तो चलिए बात करते हैं, चलिए हम समझते हैं इस बात को। देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के लंग ठीक ना हो उन सभी को स्वाद और गंध का आभास ना हो। इसका क्या कारण है वो हमें समझना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे शरीर में जब भी कोरोना का आक्रमण होता है, कोरोना एक प्रकार की सर्दी का वायरस है। कोरोना एक प्रकार की सर्दी का वायरस है। हमारे शरीर में जब भी किसी वायरस का आक्रमण होता है, मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं कोरोना की, तो इसके कई कई स्टेप्स होते हैं, इसके कई चरण होते हैं। हमारे शरीर में जब भी कोरोना का आक्रमण होता है तो इसके मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं, 4 स्टेजेस। पहली अवस्था को हम कहते हैं प्रिवेंशन फेज। प्रिवेंशन कि अभी आक्रमण नहीं हुआ है लेकिन चारों तरफ फैला हुआ है, हवा में वायरस है, अड़ोस में है, पड़ोस में है, और हम सब घबराए हुए हैं। अभी पिछले महीने तक पता चला था कि हमारे दूसरे शहर में था, अब हमारे शहर में, हमारी कॉलोनी में आ गया है।
तो उस अवस्था में हम क्या कर सकते हैं ताकि हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकें, बचा सकें? इस अवस्था को हम कहते हैं प्रिवेंशन फेज। यानी प्रिवेंशन फेज का अर्थ है कि आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो, ताकि आपको इस आक्रमण का सामना करना ही ना पड़े। दूसरी अवस्था होती है कि अब तो आक्रमण हो गया आक्रमण सर्दी का। पता नहीं ये सर्दी नॉर्मल सर्दी है या ये सर्दी कोरोना वाली सर्दी, हमको नहीं पता। क्योंकि जब कोरोना नहीं था तब भी तो सर्दी होती थी, और भी सैकड़ों बैक्टीरिया और वायरस हैं जो सर्दी पैदा करते हैं। तो दूसरी अवस्था को हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा फेज। इन्फ्लुएंजा का मतलब है कि अब तो फ्लू हो गया, अब तो सर्दी हो गई, अब तो जुकाम हो गया। तो सर्दी जुकाम से हम जूझ रहे हैं, यानी या तो सर्दी हो गई और या फिर हो गया जुकाम, इन दोनों में से कुछ हो गया। और अभी तक हमें नहीं पता कि आखिर चल क्या रहा है बॉडी में, ये सामान्य वायरस है या कोई खतरनाक है। अब ये अगर फेज भी पार हो गया, अब व्यक्ति पहुंच जाएगा अगली अवस्था में, जिसे हम कहते हैं निमोनिया फेज। निमोनिया फेज निमोनिया फेज का मतलब है कि अब तो लंग्स के अंदर पानी भरना चालू हो जाएगा, एल्वियोलाई के अंदर पानी भरना चालू हो जाएगा, और खूब सारा वायरस और वायरस के छोटे छोटे बच्चे जिन्हें हम कहते हैं ब्रियोन, वो सब हमारी एल्वियोलाई में अपना जमा बाड़ा बना लेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, कॉलोनीज बना लेंगे। तो निमोनिया फेज हो सकता है, थोड़ा सा निमोनिया हो, यानी जरा सा अर्ली निमोनिया। चलो परेशानी तो है, पर इतनी ज्यादा भी नहीं। और दूसरी अवस्था है कि भाई अब तो खतरनाक कंडीशन आ गई और हो गया फुल निमोनिया, टॉक्सिक निमोनिया। तो निमोनिया हल्का भी हो सकता है और बड़ा भारी निमोनिया भी हो सकता है। यह तीसरी अवस्था है। अब इसी अवस्था में जब निमोनिया बढ़ता जाता है, लंग्स कमजोर होते चले जाते हैं, और फिर कभी कभी इतना बढ़ता है कि यही अवस्था टॉक्सिक स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना होता है। तो जो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना होता है वो ये अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं निमोनिया फेज। अब आखिरी अवस्था जो होती है, आखिरी अवस्था को कहा जाता है जो होना था हो गया, बुखार आना था, शरीर टूटना था, आईसीयू में एडमिट होना था, हो गए, अब ठीक भी हो गए। तो चौथी अवस्था को हम कहते हैं रिकवरी फेज। अब ठीक होने के बाद भी व्यक्ति सूखी सूखी खांसी खांसता रहता है खांसता रहता है महीनों तक या कई वीक्स तक। उसका शरीर ऐसा हो जाता है जैसे चूसा हुआ गन्ना, जैसे गन्ने को चूस लिया हो तो गन्ना कैसा हो जाता है, ऐसा ही रिकवरी फेज में उस व्यक्ति का शरीर हो जाता है।
देखने में तो लगता है कि अभी इसको बुखार नहीं है, अभी इसको कोविड नहीं है, लेकिन 15 दिन और 1 महीने तक उसकी हालत चूसे हुए गन्ने की तरह हो जाती है। ब्रेक। और इस अवस्था में खूब सूखी खांसी आती है। कितना भी अच्छा खाना खाओ तो भी थकान, कमजोरी, सूखी खांसी, और फीवर नहीं होता लेकिन व्यक्ति को फीवरिश लगता है। तो ये कोविड की 4 अवस्थाएं होती हैं। आवाज में कोई प्रॉब्लम है? आवाज नहीं आ रही है क्या? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओके। और इन चारों अवस्थाओं का अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। चारों अवस्थाओं का अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली अवस्था जिसका नाम है प्रिवेंशन फेज। प्रिवेंशन फेज का अर्थ होता है कि हमको कोरोना का प्रभाव होना, हमारे शरीर में कोरोना का आक्रमण हो ही ना, इसके लिए हम क्या करें। तो चाइनीज हॉस्पिटल्स ने ये गाइडलाइन पास की है, वही गाइडलाइन मैं आपको दे रहा हूं कि कोरोना से प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना होगा। वही गाइडलाइन मैं आपको दे रहा हूं। तो सबसे पहली अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन फेज। तो बताइए कि कोरोना से बचने के लिए हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं एक्यूपंक्चर में, मैं होम रेमेडी नहीं पूछ रहा हूं कि कोरोना से बचाव के लिए हम, अभी हुआ नहीं है, कोई भी लक्षण पैदा नहीं हुए, हमारे घर में कई लोग हैं जो एकदम स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो अभी हम उससे बचाव के लिए ऐसा कौन सा उपाय है जो करेंगे ताकि किसी को भी कोरोना का प्रभाव ना हो। हमें मुख्य रूप से 3 चीजें करना होंगी। हमें अपनी डाइट में परिवर्तन करना होगा। मुख्य रूप से हमें प्रिवेंशन के लिए 3 चीजें करना होंगी। पहली चीज होगी जिसे हम कहते हैं कि टर्बिड कफ को बाहर निकालो। टर्बिड कफ को बाहर निकालो। टर्बिड कफ का मतलब है कि अगर हमारे शरीर में फालतू का कफ है, फालतू का कचरा है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसे बाहर निकालो। ये पहला होगा प्रिवेंशन। अगर आपके शरीर में टर्बिड कफ होगा, यानी थोड़ा भी कफ होगा, तो किसी भी बैक्टीरिया और वायरस को ग्रो करने के लिए एक बहुत ही अच्छा वातावरण मिल जाता है, उसके उसका मनमोहक वातावरण मिल जाता है। जैसे कीचड़ में, जैसे गंदे पानी में मच्छर पैदा होते हैं, ऐसे ही अगर हमारे शरीर में टर्बिड कफ होगा तो सभी प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस को एक बड़ा ही अच्छा माहौल मिल जाता है कि वाओ, उनको खूब मजा आता है टर्बिड कफ में ग्रो होने के लिए। आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में जब भी कोई फोड़ा फुंसी होता है, मवाद निकलता है, तो वो भी एक टर्बिड कफ है। हमें जो कफ निकलता है फ्लेम के फॉर्म में, वो भी टर्बिड कफ है।
अगर हम खाना खाते हैं और खाने का ठीक से पाचन नहीं होता और हमारे शरीर में जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको भी हम इस कैटेगरी में रखेंगे। तो टर्बिड कफ को बाहर निकालो, ये पहला इलाज होगा प्रिवेंशन के लिए। प्रिवेंशन के लिए जो दूसरा उपाय होगा, तो टर्बिड कफ को बाहर निकाला। टर्बिड कफ का मतलब है कि आपने फालतू का कफ बाहर निकाल दिया। शरीर के अंदर अगर डैम्पनेस बढ़ी हुई है तो उसे बाहर निकाल दिया, और शरीर के अंदर फ्लेम वगैरह बढ़ा है तो बाहर निकाल दिया। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चले कि हमारे शरीर में डैम्पनेस बढ़ी हुई है? अगर आप खाना खाते हैं और खाना खाने के तुरंत बाद आपको नींद आती है, यानी आपके शरीर में डैम्पनेस बढ़ी है। खाना खाते ही अगर आपको नशा आता है और लगता है कि सो जाओ, तो आपके शरीर में डैम्पनेस बढ़ी हुई है। अगर आपको शरीर में भारीपन महसूस होता है तो आपके शरीर में डैम्पनेस है। और कफ का निर्माण होता है, हमेशा सर्दी बनी रहती है तो भी डैम्पनेस है। तो ये डैम्पनेस के लक्षण है। डैम्पनेस हमारे शरीर को भारी बनाती है, हैवी बनाती है। तो हमें पहले तो डैम्पनेस को निकालना पड़ेगा। ये पहला प्रिवेंशन होगा। प्रिवेंशन नंबर 2 होगा कि हमें अपने यिन को इंप्रूव करना है। अब आप पूछोगे क्यों करना है जी, और ये क्या होता है, ये क्या होता है और इसे क्यों इंप्रूव करना है? जैसे अभी गर्मी है और मैंने एसी चालू किया, एसी चालू किया तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि वातावरण ठंडा हो गया। मैंने दिन भर खूब काम किया और मैं थक गया, तो रात को मैं सो गया और रात को सोने से मेरा पूरा सिस्टम रिलैक्स हो गया। तो जब मैं रात को सोया तो रात को आराम करना, रिलैक्स करना, वो यिन है, रात यिन है। आसपास के वातावरण को कूल रखना, ठंडा करना, वो यिन है। आपके स्टमक को शांत रखना, ज्यादा गर्म ना होने देना, वो यिन है। यिन को आप एक सिंपल सी चीज समझ सकते हैं, जब भी हम ओवर वर्क करते हैं तो हमारा यिन कम होता है। जैसे दो पत्थर को ऐसे रगड़ो तो दो पत्थर की रगड़ने से गर्मी पैदा होती है। ऐसे ही हम जब अपने शरीर को ज्यादा रगड़ते हैं और ओवर वर्क करते हैं, सारा दिन भी काम कर रहे हैं, रात भी काम कर रहे हैं, तो उससे हमारे शरीर का यिन कमजोर हो जाता है। यिन को समझ सकते हैं कि जैसे ये दिया है और इसके अंदर तेल है, तो ये है यिन, और इसमें से जो अग्नि पैदा होती है वो है यांग। तो ज्यादा आग जलाओगे तो तेल खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर का जो लिक्विड मटेरियल, न्यूट्रिएंट, वो सब यिन होते हैं, और हम जो शरीर के द्वारा काम करते हैं वो यांग होता है। तो हमें क्या करना है, काम भी करना है, आराम भी करना है। लेकिन जब हम सिर्फ काम 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 करते जाएं तो हमारे शरीर का तेल यानी यिन कमजोर हो जाएगा। तो दूसरा है, हमें शरीर का यिन बचा के रखना है। अगर आपने ओवरवर्क किया, शरीर के विटामिन, मिनरल्स, लिक्विड, फ्लूइड कम हो गया, यिन कम हो गया, फट से बीमार पड़ जाएंगे और कोरोना के वायरस को आपके शरीर में आक्रमण करने का एक बहुत सुंदर मौका मिल जाएगा। इसी कारण से जो लोग नियमित रूप से योग, निद्रा, प्राणायाम, आराम करते हैं और उनका यिन अच्छा होता है, वो बीमार कम पड़ते हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा मेंटल वर्क करते हैं या बहुत एक्सेसिव वर्क करते हैं, उनको फिजिकल या साइकोलॉजिकल डिसीज होने की संभावना बनी रहती है। तो यिन को इंप्रूव करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे,
तो कोरोना से बचने का तीसरा प्रिवेंशन कि हमें अपनी ची को इंप्रूव करना। ची का मतलब है कि हमारे शरीर में एक बहुत अच्छी ची होना चाहिए। हमें अपनी ची को स्ट्रेंथन करना है। स्ट्रेंथन द ची। जैसे आप किसी को देखो, एकदम जैसे छोटे बच्चे उछलते हैं, कूदते हैं, थकते नहीं, क्योंकि उनके अंदर भरपूर ची है, ऊर्जा है। और बुढ़ापे में हमारा शरीर थोड़ा कमजोर हो जाता है, ची कमजोर हो जाती है, तो रोगों के होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर हमने ये 3 उपाय कर लिए, पहला टर्बिड और गंदे कफ को निकालना है, दूसरा यिन को इंप्रूव करना है, तीसरा ची को इंप्रूव करना है, तो हम अपने शरीर को किसी भी प्रकार की वायरल अटैक से रोक सकते हैं। अब हम एक्यूपंक्चर में कैसे करेंगे? व्हाट इज द टिप? एक्यूपंक्चर में वो कौन से बिंदु हैं जिनके द्वारा हम ये कर सकते हैं? तो वो है स्टमक 36, CV12 एंड CV6। ये 3 बिंदुओं को आप मोक्सा करिए। स्टमक 36 अनवांटेड फ्लैम को निकालेगा। CV12 भी आपके स्टमक को और स्प्लीन को मजबूत करेगा। CV6 आपकी ओवरऑल ची बढ़ाएगा। तो ची को इंप्रूव किया हमने CV6 से, हमने अनवांटेड टर्बिड फ्लेम को निकाला स्टमक 36 और स्टमक 12 से, और हमने अपने यिन को भी इंप्रूव कर लिया इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से। तो जब हम इन 3 बिंदुओं पर मॉक्सिवेशन करते हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट, मिनिमम 1 टाइम, कम से कम 1 बार, और हो सके तो 2 टाइम्स, एक दिन में 2 बार। यह तब की बात है जब चारों ओर महामारी फैली हुई है और हमें कुछ भी करके अपने शरीर को बचाना है। आप सिर्फ ये 2-4 बिंदुओं का प्रयोग करके अपने शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। स्टमक 36 को एक्यूपंक्चर में स्टीरॉयड पॉइंट भी कहा जाता है। स्टमक 36 को हम कहते हैं कि वो बिंदु जो व्यक्ति के अंदर घोड़े के समान ताकत पैदा कर देता है, स्टीरॉयड पॉइंट कहा जाता है। यह बिंदु हमारे फ्लेम को, टर्बिड कफ को भी कम करता है और साथ ही साथ हमारी ची को भी स्ट्रेंथन करता है। तो बड़ा ही गजब का पॉइंट है। अगर हम अगर अपनी बॉडी में इस पॉइंट की लोकेशन को देखें, तो ये गाइडलाइन इशू की गई है एज ए प्रिवेंशन पर्पज। अगर हम इस गाइडलाइन को फॉलो कर लेते हैं तो हम अपने शरीर को इस तरह के वायरल लोड से बचा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पैरों में यह स्टमक 36 की लोकेशन है। स्टमक 36 हमारे पैरों में होता है। हमारा घुटना, अगर घुटने के बाहरी आंख से अगर आप 4 अंगुल नीचे जाते हैं, 3 चुन और 4 फिंगर, तो हमें स्टमक 36 की लोकेशन मिलती है। और दोनों पैरों में हमें इस बिंदु को मोक्सा करना होगा। मोक्सा एक सिगरेट जैसी जलती हुई डंडी होती है जिससे हम सिकाई करते हैं, उसको हम मॉक्सिवेशन कहते हैं। दूसरा बिंदु हमारे नाभि पर होगा। अभी हम नाभि पर आ जाते हैं। अगर नाभि से मैं 2 अंगुल नीचे जाऊं, अपनी 2 अंगुल नापूं, 2 अंगुल नीचे, या हम बोलेंगे 1.5 चुन नीचे, तो 1.5 चुन या 2 अंगुल नीचे में जाता हूं तो मुझे CV6 नाम का बिंदु मिलता है। और CV6 पॉइंट हमारे ओवरऑल ची को बढ़ाने वाला एक बहुत ही सुपर पॉइंट है। CV6 जिन महिलाओं को और पुरुषों को शरीर में थकान और कमजोरी लगती हो,
वो इस बिंदु पर से लाल रंग लगा के रखें तो भी उनकी थकान और कमजोरी दूर हो जाएगी। ये नाभि है। फिर नाभि से हम गए 1 चुन, 2 चुन, 3 चुन एंड 4 चुन। अगर हम नाभि से 4 चुन ऊपर जाते हैं तो हमें मिलता है CB12। CB12 हमारी स्टमक का अलार्म पॉइंट है और यह स्टमक को ही नहीं हमारे सारे के सारे यांग ऑर्गन को ऊर्जा देता है। तो हमें इसको भी सिकाई करनी है, हमें इसको भी सिकाई करनी है और पैर के पॉइंट को भी सिकाई करनी है। और हम चाहें तो CB12, CB6 और स्टमक 36 तीनों को टोनिफाई कर सकते हैं सुजोग में, दोनों हाथों में। तो इसे हम कहते हैं प्रिवेंशन फेज। तो चलिए एक बार हम तीनों पॉइंट की लोकेशन को सुजोग में भी देख लेते हैं। हमें सभी बिंदुओं को टोनिफाई करना होगा। देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उनके पास मैग्रेट नहीं है, कोई कहता है कि उनके पास कोई निडल नहीं है। तो मैं आपको अभी गेहूं के माध्यम से और मेथी के माध्यम से बताऊंगा कि पॉइंट को किस तरह से टोनिफाई और सेडेट करना है। तो चलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल से गेहूं के माध्यम से बताता हूं। एक ही मिनट। हम सबके घर में गेहूं तो होता ही है और ना हो तो हम अड़ोसी पड़ोसी से मांग सकते हैं और गेहूं के 8-10 दाने हमारा पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और गेहूं मैग्नेट से कई गुना ज्यादा प्रभावकारी होता है। जो काम मैग्नेट कई घंटों में करती हैं वो काम गेहूं उससे आधे समय में या उससे भी कम समय में कर देता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं गेहूं और मेथी के बारे में। ये मेथी के दाने हैं और ये गेहूं के दाने हैं। अब आप देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेथी की। तो अगर हम मेथी की बात करें, मेथी के दानों में कोई दिशा नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होता। मेथी के दानों को आप किसी भी बिंदु पर लगा सकते हैं। तो इन बिंदुओं से ना तो टॉनिफिकेशन होता है और ना ही सेडेशन होता है। तो हमने गेहूं के दाने को हमने ऐसे टैप के ऊपर रखा और हमने किसी भी पॉइंट पर लगा दिया। किसी भी पॉइंट पर हमने लगा दिया। ये मेथी के दाने को जब हम लगाते हैं तो ना तो टॉनिफिकेशन होता है ना सेडेशन होता है, बल्कि इस मेथड को हम इवन मेथड कहते हैं। इवन मेथड का अर्थ है कि जो चीज की जरूरत होगी अपने आप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गेहूं के दाने की। अगर आप गेहूं के दाने को गौर से देखो तो गेहूं के दाने में डायरेक्शन होता है। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चले कि कौन सा डायरेक्शन है।
आपको कैसे पता चलेगा कि ऊर्जा गेहूं में कहां से कहां जा रही है? कौन से डायरेक्शन से, कौन से डायरेक्शन में जा रही है ऊर्जा? तो अब इस गेहूं को देखिए आप, इस गेहूं का जो एक किनारा है, ये पेंसिल की ओर वाला, ये रफ है, रफ है। और इस गेहूं का जो दूसरा किनारा है वो तीर की तरह नुकीला है और रफ नहीं है। फिर से देखिए, ये गेहूं का एक किनारा है, रफ है, और जो दूसरा किनारा है वो रफ नहीं है, वो थोड़ा सा फ्री है। तो जब गेहूं का पेड़, जब ये गेहूं का दाना वृक्ष में लगा होता है तो वो ऐसे जुड़ा रहता है, ऐसे। तो जिस भाग में जुड़ा रहता है उस भाग से हम उसे तोड़ते हैं। जब ऐसे तोड़ते हैं तो उसका मार्ग यहां पर हमें दिखता है, और इधर वाला एंड वो एंड है जिसे हम कहते हैं फ्री एंड। फ्री एंड, ये गेहूं का फ्री एंड है। तो ये गेहूं का वो भाग है जिसे हम अटैच्ड वाला पार्ट कहते हैं, जो पार्ट गेहूं से जुड़ा रहता है, और ये फ्री वाला भाग है। अब इसको हम एक इमेज में समझते हैं, फिर हम वापस इस पर बात करेंगे। तो जैसे कि हमने आपको गेहूं दिखाया अभी एक, ये गेहूं है। तो ये गेहूं का एक खुरदरा भाग है, रफ पार्ट है। तो ये भाग रफ क्यों है? क्योंकि ये पेड़ से जुड़ा हुआ था, ये पेड़ से जुड़ा हुआ है। और ये दूसरा भाग जो थोड़ा सा स्मूथ है, ये फ्री एंड है, फ्री एंड। अब इसी चीज को हम दूसरी इमेज में समझते हैं। तो जब भी कोई प्लांट होता है, जैसे कि ये प्लांट है, और इस प्लांट में से एक ब्रांच निकल रही है, तो ऊर्जा हमेशा ऐसे बहती है और जाकर स्काई में एग्जिट हो जाती है। ऊर्जा हमेशा बाहर की ओर निकल जाना चाहती है। तो जब भी हम किसी भी पार्ट को निकाल लें तो ऊर्जा का डायरेक्शन वही होगा। अब मानो कि इसमें एक गेहूं का, ये गेहूं की बाली लगी हुई है और उसमें गेहूं के दाने हैं। तो ऊर्जा कैसे जा रही है? ऊर्जा तो ऐसे जा रही है ना, फिर एग्जिट हो रही है, ऊर्जा एग्जिट हो रही है। तो जो अटैच्ड वाला पार्ट है वहां से ऊर्जा फ्री वाले एंड की तरफ निकल रही है। तो अटैच्ड वाले पार्ट को हम कहते हैं नॉर्थ पोल, और फ्री वाले एंड को कहते हैं साउथ पोल। तो अगर ये गेहूं का दाना है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इसमें ऊर्जा
ऐसे जा रही है। अब गेहूं को हम देखें तो गेहूं एक तरफ से तो ऐसा होता है और एक तरफ से ऐसे फटा हुआ होता है। तो हम जब भी गेहूं का दाना अपनी उंगलियों से चिपकाते हैं तो हम फटे हुए वाले पार्ट को अपनी स्किन से टच नहीं करते हैं। फटा हुआ वाला पार्ट हमारी स्किन से टच नहीं होता, बल्कि जो भाग फटा नहीं है यही स्किन को टच करेगा। क्योंकि जब गेहूं का दाना फटता है तो ऊर्जा भी वहां पर थोड़ी सी बाइफर्केट हो जाती है, फट जाती है। तो बेहतर है आप उस भाग का प्रयोग करिए जहां पर ऊर्जा फटी नहीं है। तो अब हम आते हैं अपनी इस इमेज पर। अब हमें क्या करना है, स्टमक 36 को टोनिफाई करना है। तो ये हमारा स्टमक मेरिडियन है और ये दोनों जॉइंट्स हैं। ऊपर वाले जॉइंट से अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये हमारा स्टमक 36 है। फिर आप देखेंगे ये हमारा स्टमक 45 है, यानी स्टमक मेरिडियन का रास्ता इस तरफ है। तो हम गेहूं के दाने को ऐसा लगाएंगे कि ऊर्जा को उसी दिशा में फेंके जिस दिशा में मेरिडियन का रास्ता है, तो यह बिंदु टोनिफाई हो जाएगा। तो हम गेहूं का दाना ऐसे लगाएंगे। तो हम गेहूं का दाना कैसे लगाएंगे, देखिए हम गेहूं का दाना ऐसे लगाएंगे। कि रफ वाला पार्ट तो इधर होगा और फ्री वाला ये फ्री एंड होगा। तो ऊर्जा जब ऐसे जाएगी तो ये टोनिफाई हो जाएगा। तो हम गेहूं के दाने को इस तरह से लगाएंगे कि जो रफ वाला पार्ट तो ऊपर आ जाए और जो नुकीला वाला भाग है, जो स्मूथ पार्ट है, वो नीचे आ जाए। तो ये टोनिफाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम स्टमक 36 को टोनिफाई करते हैं। अब आपने कहा कि भाई हमारे पास तो गेहूं भी नहीं है, तो क्या करें? तो कोई बात नहीं है, कोई भी प्लांट ले लीजिए, कोई भी प्लांट, एनी प्लांट। उस प्लांट की में पत्तियां तो होंगी। मानो कि किसी प्लांट की ये पत्ती है, ऊर्जा हमेशा ऊपर की ओर उठती है और फिर एग्जिट करती है ऐसे। आप कहीं का भी कुछ भी पार्ट ले लो, आपने मान लो इतना पार्ट ले लिया, ये पार्ट ले लिया आपने, और फिर इसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। लेकिन ऊर्जा का डायरेक्शन मत भूलिए, क्योंकि ऊर्जा तो इधर की ओर ही जाएगी। एक छोटा सा पार्ट लेके आप स्टमक 36 पर लगा दो तो वह भी टॉनिफिकेशन कर देगा। या पत्ते का छोटा सा पार्ट लेके आप लगा दो, क्योंकि ऊर्जा तो ऐसे ही जा रही है ना, तो वो भी टॉनिफिकेशन कर देगा। तो हम किसी भी प्लांट का की ऊर्जा का प्रयोग करके भी बिंदुओं को टोनिफाई या सेडेट कर सकते हैं। याद रखिए कि ऊर्जा हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती है और एग्जिट हो जाती है। तो चाहे आप स्टेम का यूज करो, पत्तियों का यूज करो, किसी भी पौधे के किसी भी पार्ट का यूज करो, और हम इस माध्यम से टोनिफाई कर सकते हैं। गेहूं का दाना बहुत तेजी से काम करता है, बहुत तेजी से काम करता है। ये गेहूं का दाना मैग्नेट से भी कई गुना फास्ट काम करता है। तो बस इसमें गड़बड़ी होता है कि अगर आपने पॉइंट गलत लगा दिया तो फिर मजा नहीं आएगा। पॉइंट आपको सही पता होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये इसका
खुरदरा है, भाग है, तो ऊर्जा हमेशा इधर की ओर जाएगी। ऊर्जा हमेशा ऐसे जाएगी, ऐसे, इधर से जाएगी ऊर्जा। इस गेहूं के दाने में ऊर्जा ऐसे जाएगी। गॉट इट? लीप का आप चाहे कोई सा भी साइड लगा दो, दोनों साइड काम करती हैं। तो अब हमने देखा ब्लैक पेपर तो में कोई डायरेक्शन नहीं होता। ब्लैक पेपर मेथी की तरह है, जो ना तो टॉनिफाई करती है ना सेडेट करती है, बल्कि इवन मेथड करती है। और गेहूं करता है टॉनिफिकेशन या सेडेशन। ये बात समझ में आ गया? तो प्रिवेंशन फेज के लिए हमें तीन बिंदुओं को टॉनिफाई करना होगा। पहला है स्टमक 36, दूसरा है CB6 और तीसरा CB12। आप दोनों हाथों में बिंदुओं को टॉनिफाई कर दीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, किसी को होगा ही नहीं। और मॉक्सा कर दिया तो 3 दिन के बाद तो आप एकदम घोड़े की तरह दौड़ना चालू कर देंगे। आपको मालूम है कि चाइनीज लोगों के पैर में अगर आप स्टमक 36 पॉइंट देखो तो मैक्सिमम लोगों को वहां पर एक आपको निशान मिलेगा, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इस बिंदु को नियमित रूप से मॉक्सा करने से उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, उनका जो सेक्सुअल फंक्शन अच्छा रहेगा, क्योंकि स्प्लीन होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है। उनके शरीर में टर्बिड फ्लेम नहीं बनेगा, उनके शरीर में गंदगी जमा नहीं होगी, उनका डाइजेशन अच्छा रहेगा। तो स्टमक 36 पर लोग रेगुलर मॉक्सा करते हैं और फीमेल भी रेगुलर करती हैं, क्योंकि स्टमक 36 से जब स्प्लीन ताकतवर होता है, और फीमेल की बॉडी में स्प्लीन बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि फीमेल की बॉडी में हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है और स्प्लीन का संबंध ब्लड से है। तो स्टमक 36 तो मेल और फीमेल दोनों के लिए बड़ा ही गजब का है। ये है कोरोना का प्रिवेंशन। अब हम दूसरी फेज में जाते हैं, क्योंकि 4 फेज है। पहला है प्रिवेंशन, लेकिन अब तो सर्दी का आक्रमण हो गया, अब क्या करोगे? उसकी 2 अवस्थाएं। सर्दी का आक्रमण हो गया तो इसकी 2 अवस्थाएं हैं। इसको आप प्रतिदिन करिए, आप रोज करिए इसको। सारे बिंदुओं को टोनिफाई कर लीजिए। देखिए, अभी तो पता नहीं कोरोना कब तक रहेगा, लेकिन अगर आपने 10 दिन भी लगातार कर लिया तो आपकी बॉडी कम से कम 1.5 महीने के लिए इम्यून हो जाएगी। 1.5 महीने के लिए इम्यून हो जाएगी आपकी बॉडी। और अगर आप सीड्स लगाते हो, अगर आप गेहूं वगैरह के दाने लगाते हो, तो समझिए कि लगाकर देखना, फील करना, अगर कोई भी डिस्कंफर्ट लगे तो तुरंत निकाल देना। डिस्कंफर्ट यानी मे बी आपके शरीर में और भी कुछ तकलीफें हैं, और अगर आपको डिस्कंफर्ट लगा तो निकाल देना। लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो करते रहना। 4 घंटे बहुत होते हैं। मैग्नेट को आप 8 घंटे और 12 घंटे लगाओ तो चलता है, लेकिन सीड्स को तो आप गेहूं के दाने तो आधा घंटे भी बहुत होते हैं। आधा घंटे गेहूं के दाने अगर आपने सही ढंग से लगा दिए तो 40 मिनट में तो घुटने का दर्द गायब हो जाता है। 40 मिनट के अंदर इतना इफेक्टिव होते हैं गेहूं के दाने। So, want to repeat the energy flow of the wheat.
बच्चों को भी लगाया जा सकता है। देखिए ये गेहूं का दाना है। आप अगर गेहूं का दाना देखेंगे तो एक तरफ ये खुरदरा और रफ है, क्योंकि ये यहां से जुड़ा रहता है प्लांट से, और दूसरी तरफ थोड़ा सा नुकीला है। और नुकीला ना भी हो तो अगर आप दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो एक तरफ तो रफ है और दूसरी तरफ थोड़ा सा स्मूथ है। हमें कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा। अब ये वाला भाग जो रफ है, क्योंकि ये वाला भाग जुड़ा हुआ भाग था, ये प्लांट से जुड़ा हुआ है, ये प्लांट से जुड़ा रहता है। और जो दूसरी तरफ का भाग है वो थोड़ा नुकीला है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे किसी एनिमल का माउथ। और जो दूसरी तरफ का भाग है वो एकदम खुरदरा है, रफ है। और कई गेहूं के दाने थोड़े बड़े बड़े भी होते हैं, तो छोटा गेहूं का दाना मैंने लिया है, क्योंकि उंगलियों में छोटे गेहूं के दाने ठीक से लग पाते हैं। तो जो रफ भाग है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, रफ भाग को नॉर्थ पोल। और ऊर्जा यहां से स्टार्ट होकर नुकीले भाग की तरफ जाती है, यानी साउथ पोल की तरफ। क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़े तो हम इन बिंदुओं से CV6 को और CV12 को भी टॉनिफाई कर सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि हम CV6 को और CV12 को कैसे टॉनिफाई करेंगे। बायलैटरल करना होगा। तो देखिए मैं आपको भी बताता हूं CV6 और CV12 को हम कैसे टॉनिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है CV6 की। तो हमारी ये दोनों रेखाओं के मध्य में ये CV6 है, और अगर हम ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ये हथेली में उभरा हुआ भाग है, इसके पहले ये CV12 है। अगर आप CV मेरिडियन का रास्ता देखें तो CV मेरिडियन इस तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो जब हम गेहूं का दाना समान दिशा में लगा देते हैं तो हो जाता है टॉनिफिकेशन। ये गेहूं का दाना है, समान दिशा में लगा दिया तो होता है टॉनिफिकेशन। ये इसका खुरदरा वाला भाग है पीछे। और ऊर्जा इस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है, यानी कलाई की तरफ ऊर्जा जा रही है, तो ये होगा टॉनिफिकेशन। अब इसको हम, क्योंकि मेरिडियन का रास्ता इसी तरह से होता है, इसलिए इस प्रकार के सीड्स कुछ ज्यादा स्पीड से काम करते हैं। अब इसी पर आप अगर ब्यूअल मैग्नेट लगाओ तो वो भी काम करेगा, थोड़ा धीमी गति से करेगा, लेकिन गेहूं का दाना कई गुना फास्टर, क्योंकि गेहूं के दाने में लीनियर एनर्जी होती है, क्योंकि मेरिडियन मेरिडियन भी तो लीनियर है। तो हम ब्यूअल मैग्नेट भी लगा सकते हैं और गेहूं के दाने भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे 3 बिंदु हो गए, स्टोमक 36, CV6, CV12, और हमें लगाने हैं दोनों हाथों में। तो हमने 4 अवस्थाओं में से पहली अवस्था समझ ली।
पहली अवस्था के बारे में हमने डिस्कशन किया, प्रिवेंशन फेज। अब हमारी 3 अवस्थाएं बाकी हैं। इन्फ्लुएंजा, जब सर्दी का आक्रमण हुआ। निमोनिया, जब पूरी सर्दी हो गई, लंग्स प्रभावित हो गए। और लास्ट में रिकवरी फेज। तो अब तो हमारे पास समय का अभाव है, तो अभी हम परसों कर पाएंगे।